हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। इसके पहले हमने जंतुओं में पोषण शुरू किया था, हालांकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पूरा हम सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन आज पूरा कर देंगे और पिछला वाला का भी रिवीजन कराते हुए। ठीक, तो हमने लिया है एनसीईआरटी क्लास 7 और वो चैप्टर है जंतुओं में पोषण। इसके पहले हम क्लास 6 के पोषण और भोजन के आवश्यक तत्वों को देख चुके थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वैसा था और उसी से रिलेटेड था, इसीलिए हमने क्लास 7 से ले लिया था कि एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो चाहे किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसको आप देने में सक्षम होंगे। ठीक, तो चैप्टर का नाम हमने ऑलरेडी बता दिया और स्पेशली हमने हिंदी मीडियम को लिया है क्योंकि हमने पूरे यूट्यूब को खंगाला और देखा कि मतलब कोई ढंग का हिंदी मीडियम वाले के लिए कोई अच्छा कंटेंट नहीं है। तो फिर हमने फोकस किया कि चलो भाई हिंदी माध्यम वाले के लिए कुछ किया जाए। तो फिर हमने बीपीएससी स्पेशली फोकस किया, जिनका एग्ज़ाम 71 या फिर 72 में है। ठीक, या फिर इसके साथ अगर कोई टीचर्स का भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा। यूपीएससी के फाउंडेशन के लिए भी यूजफुल हो सकता है। बिहार दरोगा और जितने भी पीसीएस स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए उतना ही लाभकारी साबित होगा। अगर आपके सिलेबस में अगर ये चैप्टर है, बायोलॉजी है, साइंस पूछता है, तो फिर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण क्या होता है। क्या सबसे पहले हम अगर पोषण का अर्थ समझें तो पोषण का अर्थ होता है कि हम क्या करें कि भोजन को ग्रहण करें। क्या हम क्या करें कि भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके बाद उसका जो पाचन होता है और पाचन के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जैसे भोजन से हमें क्या प्राप्त होगा, उस पोषक तत्व प्राप्त होगा। तो उस पोषक तत्व का जहाँ ज़रूरत है उसका जो उपयोग हो जाता है, जहाँ ज़रूरत है उसका उपयोग तक का जितना भी काम है, ये सारा का सारा पोषण के अंतर्गत आता है। यानी सीधी सी मतलब अगर हम सीधी सी एक शब्द में बात करें कि क्या हुआ इसका मतलब, तो सीधा सा मतलब हुआ कि भोजन ग्रहण किए और जिस पर्पज़ से किए वो हमारे शरीर में क्या बेनिफिट्स पहुँचाया, क्या लाभ पहुँचाया, अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर ये हमारा पोषण हम समझ सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमको दिन प्रतिदिन काम के लिए ऊर्जा चाहिए, तो हमें ऊर्जा मिल जाएगा। हम उम्र के हिसाब से हमारी शरीर की वृद्धि और विकास होती है, तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हो जाएगी, अन्य प्रकार के रोगों से रक्षा हो जाएगी। इसमें जो स्पेशल जो फोकस किया गया है वो पाचन पर किया गया। ठीक, स्पेशल जो फोकस किया गया वो पाचन पर शुरू किया गया। अच्छा, हम बात करते हैं कि ये जो क्या अन्य जीवों में भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधि हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है जी। जैसे अगर हम एक शिशु की बात करें, एक बालक की बात करें, एक शिशु की बात करें, तो क्या करते हैं वो उनका भोजन क्या होता है? तो उनका भोजन तो दूध होता है, वो माँ से दूध पीते हैं। ठीक, जो हम अगर अपनी बात करें या फिर आपकी बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे भी जीव जंतु है, कुछ ऐसे पशु है, और ऐसे पक्षी हैं जो कि मतलब मकरंद चूसते हैं। ठीक, मकरंद यानी फूल का रस, ठीक, मकरंद बोलते हैं, मकरंद चूसते हैं। इसमें कौन सा है, जैसे ये मधुमक्खी हो गई, क्या इसमें जो मधुमक्खी हो गई और ह्यूमिंग बर्ड, मधुमक्खी हो गई। ठीक, ये क्या करते हैं, ये तो भोजन को ग्रहण करते हैं। अजगर क्या करता है, ये ऑलरेडी चर्चा है। तो अजगर क्या करता है कि उसका जो भी भोजन मिलता है सबसे पहले लपेट लेता है। मतलब मान लीजिए ये भोजन है और यहाँ पर अजगर है। ठीक, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा ये अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेगा। ठीक, और उसके बाद धीरे धीरे इसका पाचन होते रहता है। ठीक, चलिए हमने एक नोट्स बनाया हुआ है आपके लिए, देख पाते हैं कि विजिबल है कि नहीं। जो कुछ भी कमी होगा बताइएगा, या फिर अगर इसी तरीके से आप लिख रहे हैं और उस ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा कि कौन बेहतर है। ठीक, हो सकता है कि थोड़ी सी अस्पष्टता आ जाए बिकॉज फ़ोन बहुत पुराना है लेकिन जुनून बिल्कुल नया है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं पोषण की, और पोषण में हमने देखा क्या चीज़, जो हमें लगेगा कि जो नहीं दिख पाएगा वो हम ऑलरेडी लिख देंगे। अंतर ग्रहण, क्या हमने भोजन में देखा कि अंतर्ग्रहण, एक मिनट मिलेगा थोड़ा सा इसको, ये है पोषण। ठीक, पोषण होता क्या है, और पोषण में है अंतर्ग्रहण। ठीक, अंतर्ग्रहण। उसके बाद है यहाँ पे आहार की विधि है, नीचे जो लिखा हुआ है आहार की विधि है, मतलब आहार की विधि हम ग्रहण कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी बता चुका है कि जो मकरंद होता है वो मधुमक्खी और ह्यूमिंग बर्ड होता है, जो सबसे छोटी चिड़िया होती है,
भोजन के रूप में हम लोग जीव जंतु ग्रहण करते हैं और दूध जो शिशु होता है वो, जबकि अजगर पूरे के पूरा का पूरा क्या चीज़ पूरा का पूरा भोजन को एक ही बार में निगल लेता है और धीरे धीरे उसको पचाते रहता है। अच्छा, यहाँ पर हम स्पेशली अगर हम बात करें, यहाँ पर हम जानवर की भी बात करेंगे, एक उसके जीव की भी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला स्टेप है, अब अंतर्ग्रहण पाते हैं कि भाई हम अंतर्ग्रहण कहाँ से करते हैं, भोजन को हम कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए हमारा मुख है। ठीक, उसके लिए क्या है, हमारा मुख है, मुख से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, अगर मुख से भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो मुख में मुख्य रूप से क्या होता है, मुख में देखते हैं तो उसमें लार ग्रंथि होती है। क्या उसमें होता है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि क्या करता है, लार ग्रंथि में अगर हम बात करें तो इसमें होता है हमारा टाइलिन होता है। एक मिनट, इसमें टाइलिन होता है जो कि क्या करता है, मंड को क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। ठीक, मंड क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और मंड को शर्करा में बदल देता है। दूसरा जो होता है लार ग्रंथि, वो माल्टेज का स्राव करती है। ठीक, और माल्टेज क्या करती है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देती है। क्या, माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देती है। हालांकि इसमें हम कुछ लूसेंट के फैक्ट भी ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद एक होता है लाइसोजाइम। ठीक, लाइसोजाइम, लार ग्रंथि से लाइसोजाइम का स्राव होता है, जो कि हानिकारक जो भी जीवाणु है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, यानी मार देने का काम करते हैं। तो जैसे ही हमने भोजन को ग्रहण किया, दांत ने उसको पीसा और उसमें लार ग्रंथि आपस में मिली, और लार ग्रंथि में देख रहे हैं कि एक मंड टाइलिन जो है मंड को शर्करा में बदल रही है। जो माल्टेज है वो क्या करती है, जो माल्टेज है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल रही है। और लाइसोजाइम है जो हमारे भोजन में अगर किसी प्रकार की हानिकारक जीवाणु है उसको मारने का काम कर रही है। ठीक, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि दांत की, तो दांत से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2 प्रकार के दांत होते हैं हमारे जीवन में, 2 सेट दांत मिलता है। एक तो होता है दूध का दांत जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं और उसकी संख्या होती है 20, और दूसरा होता है अस्थाई दांत यानी परमानेंट टीथ जिसकी कुल संख्या 32 होती है। ठीक, ये 69वीं बीपीएससी में देखा गया, ये 69वीं नहीं 68वीं में जीभ से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ दिया गया कि जीभ के कौन से भाग में कौन सा स्वाद की पहचान होती है। तो ये देखिए, अगर ये जीभ की बात करें तो जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो मीठा का। ठीक, उसके जो बगल वाला भाग होता है वो नमकीन का। ठीक, और उसके जो बगल का भाग होता है, ठीक, उसके जो ये होता है खट्टा का। और सबसे जो लास्ट में होता है एक कारवा का पहचान करता है। क्या, ये करवाहट, यानी कोई भी चीज़ कितना कड़वा है सबसे लास्ट में पता चलता है, लेकिन सबसे मीठा कोई भी पदार्थ है वो सबसे पहले पता चल जाता है। अब बच्चे को टॉफ़ी खाते हुए देखे होइएगा या फिर आइसक्रीम खाते हुए देखे होइएगा, तो क्या करते हैं कि अपना जीभ निकाल कर उसको चाटने का प्रयास करते हैं और कहते हैं वाह क्या स्वाद है, कितना मीठा है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सबसे पहले जीभ के सबसे अग्रभाग से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ कितना मीठा है इसकी हम पहचान कर पाते हैं। ठीक, चलिए अब हम जीभ हमने समझ लिया, दांत देख लिया, मुंह देख लिया। मुंह में एक लार ग्रंथि का स्राव होती है। लार ग्रंथि से 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव होती थी। टाइलिन था, माल्टेज था, लाइसोजाइम था। अच्छा, लाल ग्रंथि को जो एनसीईआरटी है लाला ग्रंथि यूज कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा लाला ग्रंथि, अगर एग्जाम में लाला ग्रंथि पूछ लिया जाए तो परेशान नहीं होना है। ठीक, उसके बाद हम ग्रास नली की बात करते हैं। ग्रास नली या फिर ग्रसिका, जिसको इंग्लिश में फूड पाइप बोलते हैं। कुछ नहीं करता है, बस अगर ये हमारा ये क्या करता है, ये फूड पाइप है, इसी के सहारे हमारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। एक प्रकार का पाइप होता है, केवल इसमें जो भोजन होता है वो क्या करता है, नीचे होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रकार की क्रिया होती है जिसको क्रमांकुंचन बोलते हैं। ठीक, एक क्रमांकुंचन क्या है कि एक लिमिटेड एरियाज होता है इसमें, ये मतलब बहुत पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे भोजन आती है इसमें धीरे धीरे थोड़ा सा फैलाव होता है, और फिर जब भोजन नीचे खिसक जाती है तो फिर अपने स्थान पर आ जाता है। इसी को हम क्रमांकुंचन बोलते हैं। ठीक, तो फूड पाइप क्या करती है, केवल मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जिसे ओसोफोगस के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपसे इंग्लिश का भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक,
ग्रास नली के बाद आता है आमाशय। ग्रास नली के बाद क्या होता है? आमाशय आता है। ठीक, ग्रास नली के बाद आमाशय आता है। इसमें स्राव होता है HCl अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ठीक, इस बार 69वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था कि आमाशय से किस अम्ल का स्राव होता है, तो ध्यान रखिएगा इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और कौन सी कोशिका करती है? तो ऑक्सीटिक कोशिका होती है जो कि HCl का स्राव करती है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देती है। ठीक, अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये अम्ल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है? खतरनाक इन द सेंस कि मतलब ये भोजन को बहुत गलाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग खाते समय क्या करते हैं, भोजन को बस ऐसे ही तोड़ा और फेंक दिया, आमाशय पकड़ लिया। अब आमाशय क्या करता है, उसको मतलब इस अवस्था में जैसे मसाला नहीं पीसा जाता है, एकदम मतलब लेई की तरह बना देता है एकदम भोजन को। उस टाइप में बनाने के लिए चाहिए कि बहुत तीव्र होता है इसमें HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उस पर मतलब गलाने का काम कर देता है, बहुत छोटा छोटा पार्ट में टुकड़ा करने का काम करता है। ठीक, तो अगर इतना ही ये खतरनाक है तो आपको नहीं लगता है कि आमाशय को एक दिन ये ख़त्म कर देगा, आमाशय को भी गला देगा? क्योंकि इतना जब खतरनाक है ये नहीं गलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जो कि श्लेष्मा होती है, यानी तेलीय झिल्ली होती है जिस पर अम्ल का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? मतलब अगर हम किसी भी अम्ल को अगर प्लास्टिक में रख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक श्लेष्मीय झिल्ली होती है जो कि ये आमाशय की सुरक्षा करती है। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है, ये आमाशय में ही प्रोटीन का सरल पदार्थों में तोड़ने की शुरुआत हो जाती है। और जो HCl है, भोजन को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय में परिवर्तित कर देता है। ठीक, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो क्या है, नहीं रुक जाओ भाई, यकृत है। ठीक है, ये क्या है? यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश शब्द ही लिख कर आता है, वो भी बड़ी अच्छा से लिखता है लीवर। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो उस टाइम में होता क्या है कि थोड़ा बहुत अगर जानकारी नहीं रहने के कारण आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। तो मेरा मानना नहीं है कि आपका आता हुआ क्वेश्चन छूटे, उसके लिए क्या करना होगा कि आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी रखना ही होगा, थोड़ा बहुत तो जानकारी क्या करना होगा, रखना ही होगा। देखिए, ये है यकृत, लगभग 1.5-2 किलो का होता है, और 1.5-2 किलो का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह कौन? शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत ही होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे पीत रस का स्राव होता है। ठीक, और पीत रस का स्राव जो होता है कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक, पीत रस का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अच्छा, ये जो पीत रस क्या करता है? तो पीत रस क्या करता है? तो वासा का पाचन करता है। वासा बोले तो जो हम तेल खाते हैं ना भोजन में, उसमें वासा होता है, और उस वासा से हमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, लेकिन ज़्यादा खाने से मोटापा भी हो जाता है, इसलिए लिमिटेशन में खाइए। तो वासा के पाचन में ये पीतरस बड़ा ही हेल्प करता है। इसी की उपस्थिति में वासा का पाचन होता है, यानी वासा छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं। उसके बाद अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जब प्रोटीन का ये होता है, पाचन हो रहा होता है, तो उसमें एक हानिकारक पदार्थ अमोनिया निकलती है, और उस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम यही कौन करता है? यकृत ही करता है। अच्छा, ये मृत कोशिकाओं का भी ठिकाना लगाने का काम यकृत ही करता है। ठीक, प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन जो करता है, ये यकृत ही करता है। विटामिन ए और ग्लाइकोजन का संचय, अगर स्थल पूछे विटामिन ए और ग्लाइकोजन का संचय स्थल कौन है, तो वो हमारा यकृत ही है। ठीक, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति विष खा के मरा है, अगर इसका जांच करना है कि व्यक्ति विष खा के मरा है या फिर कोई अन्य कारण से मरा है, तो अगर वह व्यक्ति विष खा के मरा है तो उसकी जांच पड़ताल करने में इस यकृत का ही जांच किया जाता है। ठीक, और इंस्टेंट एनर्जी की जो पूर्ति होती है, ये यही कर पाता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक, और जल्दी चाहिए, आपके मांसपेशियों को जल्दी ऊर्जा चाहिए, तो उस टाइम में ये क्या करती है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन को खरीदना तोड़ देती है और कहती है ले भाई ऊर्जा ले ले, जितना चाहिए उतना ऊर्जा से। ठीक, ये प्रोटीन निर्माण में भी ये क्या करती है, एक प्रकार का, यहाँ पर 2 प्रकार का प्रोटीन का निर्माण होता है। एक तो हिपैरिन होता है और दूसरा है फाइब्रोनोजेन। ठीक, रुक जा भाई, हाँ, फाइब्रोनोजन। ठीक, अच्छा,
फाइब्रोनोजन क्या करता है? फाइब्रोनोजन ये करता है कि रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। क्या? रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। थक्का लिख देते हैं केवल, समझ लीजिएगा। और जो हिपैरिन होता है, जो हिपैरिन होता है वह शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक, तो यकृत से रिलेटेड जितना कुछ था हमने ऑलरेडी बता चुका है कि सबसे पहले हमने ये देखा कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसके बाद पित्तरस का स्राव करती है और जो कि वसा के पाचन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि यह क्या करते हैं कि विटामिन ए ग्लाइकोजन का संचय करने का काम करती है। बहुत ही वीवीआई है, विटामिन ए और ग्लाइकोजन का संचय करने का काम करती है। बहुत सारी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक, अब हम एक बात कर लेते हैं, आइए पहले यहाँ बात करते हैं पित्ताशय की। ठीक, हम कहें कि जो यकृत है वो क्या करती है? पित्तरस का स्राव करती है। जो पित्तरस का जो स्राव करती है तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता होगा। तो जहाँ इकट्ठा होता है पित्तरस, जहाँ पित्तरस इकट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पित्ताशय बोलते हैं। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पित्ताशय बोलते हैं। और यह क्या करता है? पित्ताशय से पित्तरस धीरे धीरे यहाँ से स्राव होता है और यह वसा के पाचन में मदद करता है। उसके बाद है अग्न्याशय। क्या? अग्न्याशय। तो अग्न्याशय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भोजन के पाचन में, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का इलाज की व्यवस्था रखता है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन, विटामिन का भी पाचन, प्रोटीन का भी पाचन और वो वसा का भी पाचन करने का काम करता है। इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पाचक रस के साथ साथ एक हार्मोन का भी स्राव होता है। ठीक, पाचक रस के साथ साथ एक हार्मोन का भी स्राव होता है। ठीक, अच्छा, ये जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सूक्ष्म रूप है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा रूप हो गया। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को जब आप तोड़िएगा तो वो ग्लूकोज में बनेगा। जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाएगा तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? तो अग्न्याशय करता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक, और उसी प्रकार यहाँ पर एक होती है बीटा कोशिका। ठीक, यहाँ पर होती है एक बीटा कोशिका जो कि इंसुलिन का स्राव करती है। जो कि क्या करती है? जो कि इंसुलिन का स्राव करती है। इंसुलिन, और इसकी कमी से, अगर इंसुलिन का स्राव कम होता है तो शरीर में हो जाता है मधुमेह रोग। ठीक, इसके कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं या फिर चीनी की बीमारी भी बोलते हैं। ठीक, मधुमेह रोग। और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को किसका जन्मदिन है? तो 14 नवंबर को चच्चा जी का जन्मदिन है। चच्चा कौन है? चच्चा है चच्चा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित नेहरू। ठीक, तो अग्न्याशय का भी काम तमाम हो गया। अब हम बात करते हैं छोटी आंत का। अब हम किसकी बात कर ले? अब हम बात कर लेते हैं छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत, इसमें क्या होता है? इसमें होता है भोजन का पूर्ण पाचन। क्या? इसमें होता है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और पूर्ण पाचन के साथ साथ इसमें होता है क्या चीज़? भोजन का अवशोषण। अवशोषण कैसे होता है? तो अवशोषण करने के लिए छोटी आंत में ठीक एक प्रकार की उभार जैसी संरचना होती है। डायरेक्ट हम संरचना ही बना देते हैं। इस प्रकार की उंगलीनुमा संरचना होती है। ठीक, इस प्रकार की उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको रसांकुर बोलते हैं। ठीक, या फिर विल्ली बोलते हैं। ये क्या करती है कि भोजन में जो भी आवश्यक पोषक तत्व है इसका ये क्या करती है? अवशोषित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर भोजन का आवश्यक तत्व मान लीजिए एक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या कर ली? आपस में अवशोषित कर ली। और ये जुड़ी हुई होती है रक्तवाहिका से जुड़ी हुई होती है। क्या? ये रक्तवाहिका से जुड़ी हुई होती है। और रक्तवाहिका से जुड़ी होने के कारण जहाँ आवश्यकता है ग्लूकोज की, जहाँ आवश्यकता है ऊर्जा की, तो वहाँ वो आराम से रक्त तो हमारे शरीर के हर पार्ट में बहते रहता है, तो वहाँ ये पहुँच जाती है। ठीक, तो हमने क्या देखा?
छोटी आंत नाम छोटी है लेकिन 7 से 8 मीटर की सबसे लंबी होती है, ठीक, नाम पर मत जाइएगा। तो ये है छोटी आंत, और छोटी आंत में देखें हमने कि भोजन का पूर्ण पाचन के साथ साथ क्या होता है, भोजन का अवशोषण भी होता है। भोजन का पूर्ण पाचन के साथ साथ क्या होता है, भोजन का अवशोषण भी होता है। और अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो अवशोषण जिसके द्वारा होता है उसको हम रसांकुर विली या फिर इसको दीर्घ रोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत की, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बली आंत की, तो बात कर लें बली आंत की। चलिए बली आंत की बात करते हैं। जो बड़ी आंत होती है, ठीक, ये जल और लवण, ठीक, यानी जल के साथ साथ जो कुछ भी खनिज लवण है या फिर साधारण लवण है यानी नमक है, तो उसका ही अवशोषण का काम करती है। भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण का काम किसने किया, छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हुआ, छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या हो रहा है, जो भोजन में जो एक्स्ट्रा जल है वो जल का अवशोषण प्लस खनिज लवण का अवशोषण, या फिर सामान्य रूप से हम नमक बोले तो लवण का अवशोषण कहाँ हो रहा है, तो बड़ी आंत में हो रहा है। और यहाँ से जो अपचे भोजन है वो क्या होता है, मलाशय में चले जाता है और मलद्वार द्वारा क्या होता है, शरीर से निष्कासित हो जाता है, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक। चलिए जाते जाते यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, NCERT में एक शब्द दे गया ORS। गर्मी का दिन भी चल रहा था, सोचे कि चलिए भाई बता भी देते हैं। ORS बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गर्मी के दिनों में, इसको पीते रहना चाहिए, ठीक है। या फिर इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ अब तक तो हमने ये मनुष्य में पाचन की बात कर ली, तो क्या अगर जंतु में देखें तो केवल मनुष्य ही है, नहीं भाई। हमने मनुष्य में, जंतु में तो मनुष्य भी आता है, जानवर भी आता है, ठीक, और उसके बाद ही कुछ ये जीव भी आता है, तो हमने तो जानवर की बात की ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जानवर की बात, यानी घास खाने वाले जंतु की। क्या, घास खाने वाले जंतु। वैसे जंतु की जो घास खाते हैं और जो घास खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। इतना तो याद होगा ही जी, कहा जी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शाकाहारी। इतना जगह कम मिल रहा है, कैसे लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं शाकाहारी। चलिए भाई, तो इसमें आखिर भोजन का पाचन कैसे होता है, क्या हमारी तरह ही सारा सिस्टम इसमें होता है, नहीं, इसमें हमारी तरह सारा सिस्टम नहीं होता है, इसमें हमसे अलग सिस्टम होता है। इसमें जो आमाशय जो होता है ना, इसका जो आमाशय होता है 4 भाग में बटा हुआ होता है, ठीक। आप देखे होइएगा कि गाय भैंस या बैल या घोड़ा या बकरी किसी भी चीज़ को जब वो चढ़ने जाती है, फिर खाने जाती है, या फिर खाते रहती है, तो गटागट मतलब पूरा ले लेती है अपने अंदर, ठीक, यानी जल्दी जल्दी उठा के रख लेती है पेट में, ठीक। और फिर जब फुर्सत से बैठती है कभी, तो उसके बाद आराम से देखिएगा वो अपना मुँह चलाती रहती है, मुँह चलाते रहती है। और मुँह क्यों चलाती है, आप कभी सोचे हैं कि आप खाने के बाद क्या मुंह चलाते हैं, नहीं चलाते। वो क्या करती है, खाने के बाद वो कडिंग करती है, ठीक। वो क्या करती है कि धीरे धीरे इसका जो आमाशय होता है ना, 6 पार्ट में जो बटा हुआ होता है, सॉरी 4 पार्ट में जो बटा हुआ होता है, उसका एक जो भाग होता है रूमेन कहलाता है, रूमेन। वो क्या करता है, धीरे धीरे रूमेन में जब जल्दी जल्दी खाई है तो उसको क्या करती है, फिर से मुँह में लाती है, ठीक, और उसको चबाती है, बढ़िया से चबाती है, ठीक। पहली बार में बढ़िया से नहीं चबाई, अब दूसरी बार में क्या कर रही है, धीरे धीरे निकाल रही है, चबा रही है, और फिर उसको दूसरे पार्ट में भेज रही है, ठीक। ऐसे ही निकाल रही है, फिर तीसरे पार्ट में, फिर तीसरे से चौथे पार्ट में जाता है, ठीक। अच्छा, जो ये घास खाते हैं, जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, जो शाकाहारी जो जीव होते हैं क्या खाते हैं, घास खाते हैं। और घास में क्या होता है, घास में होता है सेल्यूलोज। क्या, घास में क्या होता है, घास में होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का जो पाचन होता है, जो सेल्यूलोज का जो पाचन होता है कैसे होता है, तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की जीवाणु पाई जाती है। क्या, एक प्रकार की जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाई जाती है, और वो जीवाणु ही क्या करते हैं, उस सेल्यूलोज का पाचन करने का काम करती है। उस सेल्यूलोज का पाचन करने का काम ये जीवाणु ही करती है, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा का तो पिक्चर आप बनाए ही होंगे, जैसे मन करे वैसे बना लीजिए, ठीक। इसको अमीबा बोलते हैं, जानते हैं। इसमें भोजन करने की गजब की विधि होती है, गजब की विधि होती है। मान लीजिए यहाँ पर अगर भोजन है तो क्या करती है, धीरे धीरे खिसकती है, ठीक। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, खिसकते और उसके बाद इसको अपने अंदर कर लेती है, ठीक। धीरे धीरे खिसकते उस भोजन को अपने अंदर कर लेती है। और जब भोजन अपने अंदर आ जाता है, तो फिर यहाँ से स्राव होता है पाचक रस का,
और भोजन पच जाता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है तो किसी शरीर के अन्य भाग से निकल जाता है। अच्छा, जो इधर उधर चल रही है ना ये प्रकार का, ये ना कहें हैं कि मान लीजिए यहाँ पर है तो ये पहले इधर फैलाई, इसको हम कुटपाद बोलते हैं, सीरोपोडिया। ठीक, तो ये जो आगे आगे बढ़ने का काम करती है और घेरने का जो भोजन को काम करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं, सीटोपोडिया बोलते हैं। अच्छा, जैसे ठीक उसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में क्या था कि अगर हम लोग को कोई सिक्का दिखा, 5 का नोट, 5 का सिक्का दिखा या फिर 1 का, तो धीरे धीरे क्या करते थे, जाते थे, धीरे धीरे जाते थे और उसको क्या करते थे, पाँव से दबा लेते थे, ले भैया। और उसके बाद देखते थे अगल बगल कोई नहीं ना, उसके बाद आराम से उठा के पॉकेट में कस लेते थे। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार ये अमीबा भी करती है कि जैसे ही भोजन देखती है, क्या, जैसे ही भोजन देखती है तो धीरे धीरे जाती है, क्या, धीरे धीरे जाती है और जाते जाते क्या करती है, अपने अंदर कर लेती है और उसके बाद उसका काम तमाम कर देती है। ठीक, ये टोटल था जंतुओं में पोषण, जो कि आपके क्लास 7 के साथ साथ हमने लुसेंट के भी कुछ फैक्ट को उठाए हैं। और ठीक, और जब हम PYQ कराएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पर दिखाएंगे कि मतलब इस सेशन से लगभग कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम का आने का मतलब है PT में। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट मेंस में तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बताइएगा निश्चित रूप से कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक, ये हेल्पफुल है कि नहीं है, इसको कंटिन्यू रखा जाए या फिर क्या किया जाए। ठीक, अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।